हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल इंक्लाइंड प्लस। प्रीवियस वीडियो में हमने सर्वे में चेन सर्वे को पढ़ा था। अब चेन सर्वे का बचा हुआ पोर्शन उसे कवर करेंगे। अब स्टैकल्स एंड चैनिंग देख लिया था। अब हम रेंजिंग प्रोसेस पर मूव करेंगे। व्हाट इज द रेंजिंग? रेंजिंग क्या होता है, हम रेंजिंग के बारे में बात करेंगे। ओके, रेंजिंग क्या होता है? जब हम सर्वे लाइन बनाते हैं, दो स्टेशनरी पॉइंट्स, दो स्टेशंस जो होते हैं, मेन स्टेशंस, दो मेन स्टेशन अपने पास हो गए ए और बी, और जब इन दो स्टेशंस को जोड़ने के लिए एक हम लाइन ड्रा करते हैं तो इसको बोलते हैं सर्वे लाइन। अब ये सर्वे लाइन हो गई हमारी, ठीक है। एक स्टेशन ये है, दूसरा स्टेशन ये है, और बीच में जो भी डिटेल्स हैं वो हमें नहीं मिल पा रही हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रेंजिंग रॉड के थ्रू एक इंटरमीडिएट स्टेशन को यहाँ पर बनाएंगे, ठीक है। टू एस्टैब्लिश द इंटरमीडिएट पॉइंट कह सकते हैं, एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू हम इंटरमीडिएट पॉइंट्स को सर्वे लाइन पर एस्टैब्लिश करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को क्या बोलेंगे? इस चीज़ को बोलेंगे रेंजिंग। रेंजिंग प्रोसेस में हम केवल इतना ही लिख सकते हैं, एस्टैब्लिशिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट्स, एस्टैब्लिशिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट। तो ये हम सारी चीज़ किसके थ्रू करते हैं? तो रेंजिंग करने के लिए हम क्या काम करेंगे? रेंजिंग रॉड का यूज करेंगे, ठीक है। रेंजिंग रॉड का यूज करेंगे। जब हम रेंजिंग करते हैं तो फिर इसमें भी ऑब्स्टेकल्स आ जाती हैं। रेंजिंग में क्या क्या बाधाएं आ जाएंगी, तो पहले हम देखते हैं। चलिए, रेंजिंग में बाधाएं आती है उससे पहले हम थोड़ा देखते हैं कि रेंजिंग के टाइप्स कितने हो सकते हैं। रेंजिंग के दो टाइप्स होंगे, एक होगा डायरेक्ट रेंजिंग, एक होगा इनडायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग होगा और होगा इनडायरेक्ट रेंजिंग। जैसे चैनिंग में पड़े, जब हमें दोनों पॉइंट विजिबल होते हैं, तब तो हम डायरेक्ट रेंजिंग करेंगे। एक हमारा पॉइंट ये है और इस मेन स्टेशन, दूसरा हमारा मेन स्टेशन ये है, मतलब सामने विजिबल है, ठीक है। हम इस पॉइंट से दूसरे वाले पॉइंट को आसानी से देख पा रहे हैं, तो हम इसमें जो भी रेंजिंग का प्रोसेस अप्लाई करेंगे उसे बोलेंगे डायरेक्ट रेंजिंग। और जब दो पॉइंट इनविजिबल हैं, विजिबल नहीं है, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर है, कुछ दूसरा कुछ इस टाइप से मिला, हमें दूसरा पॉइंट यहाँ पर मिलेगा, तो हम क्या करेंगे? तो हम इस सिचुएशन में इनडायरेक्ट रेंजिंग करेंगे। तो इनडायरेक्ट रेंजिंग में हमें क्या करना होगा? हमें दूसरा इंटरमीडिएट पॉइंट यहाँ पे लेना होगा, फिर यहाँ पर लेना होगा, उसके बाद यहाँ पर, फिर हम अगले वाले मेन स्टेशन की तरफ पहुँचेंगे। तो इस तरह से हमें इनडायरेक्ट रेंजिंग करना होता है। चलिए, इसके बारे में थोड़ा लिख लीजिए। तो रेंजिंग के बारे में एक लाइन लिख सकते हो, प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट। बस केवल इतना ही काफ़ी है। रेंजिंग में इतना ही लिखिए, कंपटीशन में इतने से ही। एस्टैब्लिशिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट्स। अब रेंजिंग के टाइप लिख लीजिए यहाँ पर। रेंजिंग के दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग। इंटरमीडिएट टू एस्टैब्लिशिंग द इंटरमीडिएट पॉइंट्स। टाइप्स ऑफ रेंजिंग में लिखिए डायरेक्ट रेंजिंग और इनडायरेक्ट रेंजिंग। तो डायरेक्ट रेंजिंग में आप लिख सकते हैं वेयर पॉइंट्स आर विजिबल। पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स? एंड पॉइंट्स बोल सकते हैं, एंड पॉइंट्स आर विजिबल, या कह सकते हैं वेरी टू नियर, बहुत नियर है, पास में है। व्हेन एंड पॉइंट्स आर विजिबल। तो यहाँ पर हम किस तरह से रेंजिंग कर सकते हैं? एक तो हम किसी भी रेंजिंग, मतलब क्या है, सीध मिलाना, लाइन में लेना, तो हम कभी कभी ऐसे कर सकते हैं, आई रेंजिंग भी कर सकते हैं। आई रेंजिंग भी कर सकते हैं। रेंजिंग थ्रू आईज, हम आंखों से ही देख करके सीध मिला सकते हैं। फिर दूसरा अपना क्या होगा, एक लाइन रेंजर इंस्ट्रूमेंट होता है, तो लाइन रेंजर के थ्रू हम वहां पर रेंजिंग करेंगे। एक इंस्ट्रूमेंट अपना ही होता है लाइन रेंजर, ठीक है। तो आई रेंजिंग और लाइन रेंजर ये होता है, ठीक है। डायरेक्ट रेंजिंग में क्या लिखेंगे? वेयर एंड पॉइंट्स आर विजिबल। अब हम इनडायरेक्ट रेंजिंग में लिखेंगे थोड़ा बहुत। इनडायरेक्ट रेंजिंग में थोड़ा लिख लीजिए, व्हेन एंड स्टेशंस आर नॉट विजिबल। यहाँ पर एंड स्टेशंस विजिबल थे और यहाँ पर नॉट विजिबल।
end stations are not visible ठीक है। नॉट विजिबल। ड्यू टू, क्यों विजिबल नहीं होंगे? ड्यू टू द राइजिंग ऑफ ग्राउंड बिटवीन, हाँ सही है। ड्यू टू राइजिंग ऑफ ग्राउंड बिटवीन देम, दो पॉइंट है उनके बीच में ग्राउंड को राइज कर दिया गया है, राइजिंग ऑफ ग्राउंड बिटवीन देम, या फिर कह सकते हैं ड्यू टू द लॉन्ग डिस्टेंस बिटवीन द एंड स्टेशंस, लॉन्ग डिस्टेंस। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम इसको थोड़ा रफ करते हैं, फिर इस चीज़ को समझते हैं। बीच में कुछ इनडायरेक्ट रेंजिंग में थोड़ा समझते हैं। इनडायरेक्ट रेंजिंग में भी हमने क्या बोला? एंड स्टेशंस नॉट आर नॉट विजिबल। ये हमारे एंड स्टेशन विजिबल नहीं है, तो इसके लिए क्या हो सकता है, कैसे ये विजिबल नहीं होंगे? या फिर हो सकता है भाई हमारा एक एंड स्टेशन ये है, दूसरा एंड स्टेशन ये है, और बीच में राइजिंग ऑफ ग्राउंड हो गया। ग्राउंड जो अपना कुछ इस तरह से था, ये राइज थोड़ा सा हो गया है, राइजिंग हो गई ग्राउंड में। या फिर ये हो सकता है कि हमारा भाई एक एंड स्टेशन ये है और दूसरा कुछ ये लॉन्ग डिस्टेंस है, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है बिटवीन टू एंड स्टेशंस, देन वी फॉलो दिस प्रोसीजर ऑफ द इनडायरेक्ट रेंजिंग। तो चलिए अब हम इसमें आप एक चीज़ और लिख लीजिए, नोट में लिखिए, रैंडम लाइन मेथड ऑफ रेंजिंग। नोट में लिखना। रैंडम लाइन मेथड। तो इनडायरेक्ट रेंजिंग किससे करी जाती है? रैंडम लाइन मेथड, रैंडम लाइन मेथड ऑफ रेंजिंग, रैंडम लाइन मेथड ऑफ रेंजिंग। अब हम बात करेंगे रेंजिंग में ऑब्स्टेकल्स क्या क्या हो जाती हैं, रेंजिंग में बाधाएं। अभी हमने चैनिंग में देखा था, हमने चैनिंग की थी, चैनिंग में हमने पढ़ा था कि चैनिंग किस किस तरह से करते हैं, उसमें डायरेक्ट चैनिंग था, इनडायरेक्ट चैनिंग था, और फिर उसके बाद हमने चैनिंग इन द स्लोपी ग्राउंड किया था। फिर स्लोपी ग्राउंड के बाद हम गए थे चैनिंग के ऑब्स्टेकल्स में, चैनिंग में किस किस तरह के ऑब्स्टेकल्स हो जाती थी, हिल आ जाता था, रिवर आ जाती थी। अब देखिए, अब रेंजिंग में कौन कौन सी बाधाएं हो सकती हैं, उसमें बिल्डिंग भी आ जाती थी। जब बिल्डिंग आ जाती थी तो हम उस एरिया का चैनिंग कैसे करते थे, लेटरल ऑफसेट डाल लेते थे, लेटरल डिस्टेंस ले करके उस बिल्डिंग को रिप्लेस कर दिया, जो बची हुई डिस्टेंस उसको मेजर कर लिया, इस तरह से हम उसे कर लेते हैं। अब लेकिन आ गया है यहाँ पर रेंजिंग, और रेंजिंग में कौन कौन सी ऑब्स्टेकल्स हो सकती है। यहाँ पर हिल की बात करने वाले हैं, हिल नदी, हिल की बात करने वाले हैं, बिल्डिंग की बात करने वाले हैं, लेकिन रिवर्स की बात नहीं करेंगे, रिवर्स की बात नहीं करेंगे, क्योंकि एक पॉइंट अपना ये है, मान लिया ये आंखों से विजिबल है, बीच में रिवर है, तो यहाँ पर रेंजिंग करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन बिल्डिंग जहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर थोड़ा हमें करना होगा। बिल्डिंग अगर एक तरह से देखा जाए तो है क्या, एक पॉइंट अपना ये है, दूसरा पॉइंट अपना ये है, बीच में राइजिंग ऑफ ग्राउंड बोल सकते हैं। और हिल में भी एक पॉइंट अपना ये है, दूसरा पॉइंट अपना ये है, राइजिंग ऑफ ग्राउंड भी हो जाएगा। रिवर इसमें ले सकते हैं क्योंकि वो फॉल में चले जाएगा। हाँ, रिवर फॉल में चला जाएगा। और यहाँ पर हम ये चीज़ भी देख सकते हैं कि पॉइंट्स एट अ लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है हिल के कंडीशन में। तो यहाँ पर आप रेंजिंग में दो चीज़ें लिख सकते हैं, हिल और बिल्डिंग्स, और रिवर होगा तो इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो चलिए अब हम जो राइट एंगल का मेजरमेंट करते हैं, राइट एंगल का मेजरमेंट, तो राइट एंगल के मेजरमेंट में थोड़ी बात करेंगे। राइट एंगल का मेजरमेंट किस तरह से करेंगे। राइट एंगल मेजरमेंट, राइट एंगल मेजरमेंट मतलब कि 90 डिग्री का एंगल का हम मेजरमेंट किस तरह से करेंगे। इसके लिए हमारे पास 2-3 तरह के क्या होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं। आपने नाम सुना है क्रॉस स्टॉप। क्रॉस स्टॉप हमारे पास 2 तरह के होते हैं, 2 तरह के हमारे पास क्रॉस स्टॉप होते हैं। एक होगा अपने पास ओपन क्रॉस स्टॉप, ओपन क्रॉस स्टॉप, क्लोज नहीं, प्रिज्मेटिक नहीं, ओपन होता है, और इधर होता है एक फ्रेंच क्रॉस स्टॉप।
देखिए ओपन क्रॉस स्टाफ हो गया, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ हो गया, ये दो क्रॉस स्टाफ आपको क्रॉस स्टाफ मिल जाएगा, इसका डायग्राम आपको मिल जाएगा। लेकिन ओपन क्रॉस स्टाफ क्या होता है, इसकी वर्किंग प्रिंसिपल और इसकी वर्किंग प्रिंसिपल में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जो ओपन क्रॉस स्टाफ होता है ये केवल 90 डिग्री का, ये केवल 90 डिग्री का हमें एंगल मेजर करके देता है। राइट एंगल मेजरमेंट की बात करें तो केवल 90 डिग्री पे हमें एंगल मेजर करके देगा। और जब हम ओपन क्रॉस फ्रेंच क्रॉस स्टाफ की बात करें तो हमें देगा किस पे 45, 90 और 135, 45, 90 और 135, हमें तीनों पर ये एंगुलर मेजरमेंट करेगा। थोड़ा 45 पे भी देगा, 90 पे भी देगा और 135 पे भी देगा। कुछ इस तरह से ये राइट एंगल का को मेजर कर सकता है। और दूसरा अपना क्या होगा, क्रॉस स्टाफ पहला हो गया, दूसरा होगा अपना ऑप्टिकल स्क्वायर। जो ऑप्टिकल स्क्वायर होता है इसका भी डायग्राम आपको देखने को मिल जाएगा। और ऑप्टिकल स्क्वायर जो होता है ये डबल रिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है, डबल रिफ्लेक्शन मेथड पर काम करता है। और ऑप्टिकल स्क्वायर के बाद हमें मिलता है प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक स्क्वायर, ये भी ऑप्टिकल स्क्वायर के प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑप्टिकल सेम एज ऑप्टिकल स्क्वायर, सेम एज द ऑप्टिकल स्क्वायर पे जाएगा। ऑप्टिकल स्क्वायर डबल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पे बेस्ड रहता है। तो इसमें हम क्या बात करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ इस तरह से हमारी आई होती है, हम आई से कुछ देखते हैं। तो यहाँ पर जो एक मिरर रहता है, एक इधर मिरर रहेगा, ठीक है, ये 45 डिग्री के एंगल पे रहता है, इधर से रिफ्लेक्ट करता है। फिर दूसरा मिरर इधर रहता है, इस पर रिफ्लेक्ट करता है। फिर उसके बाद क्या देता है हमें, राइट एंगल का मेजरमेंट कुछ इस तरह से करके देता है। जो दो मिरर्स इस्तेमाल होते हैं, जैसे डबल रिफ्लेक्शन में क्या होगा, अपने कुछ इधर से हम देखेंगे इस मिरर पे, ये इधर कुछ रिफ्लेक्ट करेगा, रेंजिंग रॉड की सिचुएशन को, पोजीशन को रिफ्लेक्ट करेगा। फिर इधर क्या देखेंगे, दूसरे जैसे ही मिरर पे आएगा, जो दोनों मिरर्स जो होते हैं, मेन बात ये होती है कि दोनों मिरर्स जो होते हैं इनके बीच का एंगल 45 डिग्री होता है। ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो यहाँ से हमने पढ़ लिया है राइट एंगल मेजरमेंट में क्रॉस स्टाफ में ओपन क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, ऑप्टिकल स्क्वायर में मिला हमें क्या, डबल रिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है, प्रिज्मेटिक स्क्वायर मिला। कि इन सभी का काम क्या होता है, अगर हमें ऐसा कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगा तो हम क्या बताएंगे, ये सभी राइट एंगल को मेजर करने के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अगली चीज़ की तरफ मूव करेंगे, जिसमें हम देखेंगे लिमिटिंग लेंथ ऑफ द ऑफसेट। हम ऑफसेट जो होता है, ऑफसेट की लेंथ को किस तरह से लिमिट करेंगे, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट। जो ऑफसेट लगाते हैं, लेटरल मेजरमेंट करते हैं किसी भी ऑब्स्टेकल को रिमूव करने के लिए, तो उसकी लेंथ कितनी लिमिट करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हम ऑफसेट की लेंथ को ज़्यादा कर देंगे तो वहाँ पर एक्यूरेसी में कुछ गड़बड़ी आ जाए, एक्यूरेसी ना मिल पाए, इनएक्यूरेसी आ जाए। तो उसके लिए हमें ऑफसेट की लेंथ को थोड़ा लिमिट करना होगा। तो उसके लिए हम कौन कौन सी चीज़ों को देखेंगे, तो देखिए इसमें हमें ध्यान देना होगा। आप इसमें पॉइंट लिख सकते हैं, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिजायर्ड। अगर हम लेंथ ऑफ ऑफसेट ज़्यादा रखेंगे तो वहाँ पर एक्यूरेसी हमारी कम हो जाएगी। लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट डिपेंड्स अपॉन डिग्री ऑफ एक्यूरेसी डिजायर्ड, एक्यूरेसी डिजायर्ड जो हमें चाहिए है एक्यूरेसी, उसमें थोड़ा ये इनकरेक्ट कर सकता है। दूसरा आप लिखेंगे मेथड ऑफ सेटिंग आउट परपेंडिकुलर।
मेथड ऑफ सेटिंग आउट, पहले बोले नेचर ऑफ ग्राउंड, तीसरा तीसरा नेचर ऑफ ग्राउंड, नेक्स्ट लिखेंगे स्केल ऑफ प्लॉटिंग, स्केल ऑफ प्लॉटिंग, स्केल ऑफ प्लॉटिंग, प्लॉट क्योंकि जो भी हम ऑब्जर्वेशन लेने वाले हैं ग्राउंड पर उसको हम किसी ना किसी स्केल में जब प्लॉट करेंगे तो वहाँ पर देखना पड़ेगा हमें, लेंथ ऑफ ऑफसेट को लिमिट करके वहाँ पर लेना होगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे करेक्शंस की, एरर और करेक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, लिमिटिंग लेंथ ऑफ ऑफसेट में आपको ये बस केवल 4 ही पॉइंट पढ़ने हैं। तो लास्ट में क्या है? लास्ट में है स्केल ऑफ प्लॉटिंग। ओके, यहाँ पर बस खाली हमें 4 ही पॉइंट पर ध्यान देना है, ज़्यादा हमें इसमें डीप में नहीं जाना है, हमारे पास टाइम अभी कम है। जो भी अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम उस पर बढ़ने वाले हैं, वो क्या है? एरर्स। एरर्स है, एरर ना, एरर्स की बात करेंगे, हम करेक्शंस की बात करेंगे, करेक्शन एरर, करेक्शंस की बात करेंगे थोड़ी, फिर इसके बाद हम किसकी बात करेंगे? जो चैन होती है, टाइप होती है, उसमें कौन कौन से करेक्शंस होते हैं। तो पहले तो हम एरर की बात करेंगे, एरर की बात करेंगे। मान लिया हमने कोई भी हमारे पास ये चैन है, 30 मीटर की चैन है भाई, 30 मीटर की हमारे पास चैन है, हमने इससे कोई भी ग्राउंड की डिस्टेंस को मेजर किया है, वो हमारी आई है 422 मीटर। लेकिन हमने थोड़ी देर बाद क्या देखा, हमने यहाँ से जब मेजरमेंट करना शुरू किया तो हमारी चैन थी 30 मीटर की, लेकिन बाद में हमने क्या देखा, जब हमारी चैन कुछ यहाँ पर आ गई है, हमने इसका पूरा मेजरमेंट कर लिया, उसके बाद हमने चैन को मेजर किया ना, तो उसकी मिली लेंथ 30.2 मीटर। तो यहाँ से क्या पता चला है कि जो हमने चैन को यहाँ से स्टार्ट तो किया था, चैन से जहाँ से स्टार्ट किया था मेजरमेंट लेना उसका, और लास्ट में जाकर के इसकी कुछ चैन की लेंथ बढ़कर कुछ इतनी हो गई है। तो इससे क्या पता चला हमें कि जो भी हमने ये मेजरमेंट किया है ना, ये कुछ इनकरेक्ट मिल रहा है, ये मेजरमेंट हमें कुछ इनकरेक्ट मिल रहा है। लेकिन करेक्ट मेजरमेंट लेने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब आप ये देखिए कि यहाँ से ये 30 मीटर मिल रहा है और यहाँ पर 30.2 है। ठीक है, ये हमारे पास कितना है? 30 मीटर की चैन है और आगे हमें मिल कितना रहा? 30.2। आप यहाँ से देख कितनी एरर आपको मिल रही है, आपको एरर मिल रही है 0.2 प्लस की एरर मिल रही है। ठीक है, 0.2 आपको प्लस की एरर मिल रही है, तो करेक्शन कैसा होगा? जब हमारे पास एरर पॉजिटिव में मिल रही है तो करेक्शन किस में होगा? नेगेटिव में हमारे पास करेक्शन होगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। कहीं कहीं ऐसा होगा कि आपके पास इस तरह से आप इधर अपनी चैन को बांध देंगे। ठीक है, आपने इधर से अपनी चैन को लिया, इधर से दोनों सिरे पे हमने उसे फिक्स कर दिया चैन को, फिर हमने देखा चैन अपनी लटक गई है ना कुछ, तो आप देखेंगे इसमें थोड़ी देर बाद सैग आ जाएगा, सैग आ जाएगा। ठीक है, ये क्यों आ जाएगा सैग? हो सकता है इसके ऊपर कुछ हो या फिर इसका खुद का सेल्फ वेट हो, खुद का इसका सेल्फ वेट हो, सेल्फ वेट की वजह से इसमें कुछ सैग आ जाएगा। तो सैग आने पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पर कुछ डिफ्लेक्शन मिल रहा है ना, डिफ्लेक्शन मिल रहा है। अगर आप इस ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट में इस वाली लेंथ की बात करेंगे तो आपको ओरिजिनल लेंथ से कुछ बढ़ी हुई लेंथ मिलेगी, कुछ बढ़ी हुई लेंथ मिलेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या एरर किस में आ रही है? एरर आपकी पॉजिटिव में आ रही है ना, तो करेक्शन किस में होगा? तो करेक्शन यहाँ पर आपका नेगेटिव में होने वाला है, करेक्शन आपका नेगेटिव में होने वाला है। तो इसी तरह से हमने और भी कुछ चीज़ों की बात करी थी। हमने प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ बात करी थी, हमने स्केल की बात करी थी, स्केल से हमने एरिया और वॉल्यूम को कैलकुलेट करने की बात करी थी। हम यहाँ से बात क्या करते थे कि अगर हमारे पास कुछ करेक्ट स्केल कुछ ये है और इनकरेक्ट डिस्टेंस हमने इससे कुछ ये मेजर कर ली है। ठीक है, हम इसको चलो इसको ट्रू बोलते हैं, ये हमारे पास ट्रू चीज़ है और ये भी हमारे पास ट्रू चीज़ है। और L2 D2 की हमने यहाँ से बात कर दी, ये फाल्स हो गई, फाल्स। आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये करेक्ट लेंथ थी, करेक्ट चैन थी, जिससे हमने डिस्टेंस ये मेजर करी है, फिर बाद में अपनी चैन की लेंथ बढ़ गई या फिर कम हो गई, जो इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चैन होगी, उससे जो हम डिस्टेंस मेजर करें वो इनकरेक्ट ही तो आएगी, इनकरेक्ट ही आएगी। तो देखिए ट्रू टू फाल्स। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो L1 अपन L2 इक्वल टू द D2 अपन
D1 हमें कुछ ये मिलेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ से बात करें करेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, दिस इज द ट्रू डिस्टेंस, ट्रू डिस्टेंस इट इज द ट्रू लेंथ ऑफ चैन, इट इज द फॉल्स डिस्टेंस, फॉल्स लेंथ ऑफ चैन, इट इज द फॉल्स डिस्टेंस। अगर आपसे कोई कहे करेक्ट डिस्टेंस हमें चाहिए है तो आपको क्या फार्मूला लगाना होगा यहाँ पर, तो आपको D1 इक्वल टू L2D2 अपान L1 यहाँ पर आपको करना होगा, L2D2 अपान L1 आपको यहाँ पर करना होगा। तो इन द सेम वे अगर आप यहाँ से बात करें, ये हमारी डिस्टेंस की बात हो गई, हमने क्या कहा D1 अपान D2 इक्वल टू L2 अपान L1। ठीक है, तो अपना एक फार्मूला ये हो गया। अगर हम यहीं से एरिया की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम यहाँ से एरिया की बात करेंगे तो हमें क्या करना होगा एरिया में, चलो यहाँ पर आ जाते हैं। अगर हमें इसे एरिया निकालना होगा A1 अपान A2 करना होगा तो हमें यहाँ से क्या करना, L2 अपान L1, L2 अपान L1 लेंगे, इसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अगर हमें करेक्ट एरिया ये है अपना, इनकरेक्ट एरिया अपना ये है, इनकरेक्ट लेंथ ऑफ चैन ये है और करेक्ट लेंथ ऑफ चैन ये हो गई। अगर देखिए एरिया हो गया, अगर कोई वॉल्यूम की बात करेगा सर, वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, B1 अपान B2 L2 अपान L1 का स्क्वायर, कुछ अपना ये फार्मूला लगाएंगे, कुछ अपना ये फार्मूला लगाएंगे। वैसे हम क्या करते थे, वैसे हम क्या करते थे, जो हम श्रंक एरिया की बात कर रहे थे पहले प्रीवियस वीडियो हमने श्रंक एरिया की जो हमने बात करी थी, श्रंक एरिया की जो हमने बात करी तो हम क्या कहते थे, श्रंक एरिया या फिर रिड्यूस्ड एरिया जो हमने निकाला था, रिड्यूस्ड एरिया का हमारे पास फार्मूला क्या हुआ करता था, करेक्ट एरिया डिवाइड बाई द श्रंकेज फैक्टर, डिवाइड बाई द श्रंकेज फैक्टर का स्क्वायर। ठीक है, डिवाइड बाई द श्रंकेज फैक्टर का स्क्वायर। तो श्रंकेज फैक्टर को हम क्या लेते थे, श्रंकेज फैक्टर को हम लेते थे, यहाँ पे आप देखिए श्रंकेज फैक्टर को हम क्या लेते थे, बताइए, कुछ पढ़ा है आपने, याद होगा कुछ। श्रंकेज फैक्टर को हमारा फार्मूला क्या था, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो श्रंक लेंथ अपॉन ओरिजिनल, श्रंक लेंथ को हम कहेंगे जो अपनी लेंथ बदली हुई थी। ठीक है, जो अपनी इनकरेक्ट लेंथ, इनकरेक्ट लेंथ को हम L2 बोल दें, इनकरेक्ट लेंथ को हम L2 बोल दें, ओरिजिनल लेंथ को हम L1 बोलेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अपना ये फार्मूला आया करता था। तो यहाँ पे हमें ये चाहिए था क्या, यहाँ पर देखिए अगर हमें करेक्ट एरिया यहाँ से चाहिए सर, यहाँ से हमें करेक्ट एरिया चाहिए है तो रिड्यूस्ड एरिया में हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट एरिया हमें चाहिए यहाँ पर तो हम रिड्यूस्ड एरिया मल्टीप्लाई करेंगे। लो भाई, करेक्ट एरिया हमने निकाल दिया, तो हम रिड्यूस्ड एरिया में उससे मल्टीप्लाई करेंगे श्रंकेज फैक्टर की। तो देखिए श्रंकेज फैक्टर की मैंने मल्टीप्लाई कर दी है किसमें, इसका स्क्वायर लिया और इधर से मैंने कहा रिड्यूस्ड एरिया, तो इधर श्रंकेज फैक्टर का स्क्वायर कर देखेंगे तो क्या मिलेगा, करेक्ट एरिया अगर हम देखेंगे A1 हम इसे बोल दें करेक्ट एरिया को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, श्रंकेज फैक्टर को L2 अपान L1 बोलेंगे ना, तो इसे हम L2 अपान L1 बोलेंगे, इसका स्क्वायर लेंगे इंटू यहाँ पर एरिया 2 कर देंगे। तो देखिए यहाँ से जो हमारा फार्मूला निकल के आ रहा था A1 अपान A2 L2 अपान L1 का स्क्वायर, कुछ अपना यही अपना प्रोसीजर फॉलो होता हुआ आ रहा है, यही अपना प्रोसीजर देखेंगे, सारा का सारा प्रोसीजर वही है। ठीक है, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है